हेलो एवरीवन। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये अध्याय 1.17 है। इससे पहले का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1.17 उपलब्धि का आकलन एवं प्रश्नों के निर्माण की तकनीक। इसे अच्छे से समझेंगे और ध्यान लगाकर सुनिए और समझिए। प्रश्नों के निर्माण। तो रेमोंड के अनुसार अच्छी प्रश्न कला की तकनीक को जानना एक नए युवा शिक्षक का सर्वाधिक आवश्यक उद्देश्य होना चाहिए। अध्ययन अध्यापन को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अति आवश्यक एवं अतिकाल से चली आ रही शिक्षण कलाओं में प्रश्न निर्माण, प्रश्न पूछना और प्रश्नों के द्वारा विषय को आगे बढ़ाना तथा फिर मूल्यांकन करना है। प्रश्नों के आदान प्रदान से ही कक्षा को जीवंत बनाया जा सकता है। प्रश्न के द्वारा शिक्षक और छात्र दोनों के बीच संवाद की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरी कक्षा को क्रियाशील बनाया जा सकता है तथा चिंतन की प्रक्रिया और दिशा शुरू की जा सकती है। इसके आगे है प्रश्नों के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों के उद्देश्य क्रमिक रूप से प्रश्नों के द्वारा बालकों को विषय को गहनता से जानने में मदद मिलेगा, नए विचारों दृष्टिकोणों की खोज को आगे बढ़ाने में मदद करना, किसी भी आदर्श एवं उच्च स्तरीय वर्णन को समझने की कला का विकास करना, किसी भी जानकारी को समझने में आने वाली कठिनाई को जानना तथा उसे दूर करना, कभी कभी वक्तव्यों के रूप में प्रश्न पूछकर किसी मुद्दे पर दबाव बनाना जिससे महत्वपूर्ण तथ्य छूट न जाए, पहले प्राप्त अध्ययन का पुनरावलोकन करना, किसी भी आदर्श एवं उच्च स्तरीय वर्णन को समझने की कला का विकास। अब हम जानेंगे प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न और दूसरा है प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न। प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न और रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। और दूसरी तरफ प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न को दो भागों में बांटा गया है, सत्य असत्य प्रश्न, मिलान प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न। दोबारा से इसे समझेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न और प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न। प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न को आगे सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न और रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न में बांटा गया है और वहीं प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न को चार भागों में बांटा गया है, सत्य असत्य प्रश्न, मिलान प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न। प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न निम्नलिखित हैं। समान प्रत्यास्मरण प्रश्न यानी सिंपल रिकॉल टाइप आइटम्स। इस प्रकार के प्रश्नों में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका संक्षिप्त तथा विशिष्ट उत्तर देना होता है। इसमें विद्यार्थी को केवल एक शब्द में या अंक में अपना उत्तर लिखना होता है। सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्नों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो पहला है तुलसीदास किस काल के कवि थे। दूसरा है उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। इसके आगे है बी रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न है यानी कंप्लीशन टाइप आइटम्स। इस प्रकार के प्रश्नों को अपूर्ण कथन या वाक्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी अपने ज्ञान के आधार पर स्मरण करके इस शब्द या अंक को लिखकर वाक्य की पूर्ति करता है। रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्नों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे रहेगा तुलसीदास काल के कवि थे, उड़ीसा की राजधानी डैश है,
बी, प्रत्यभिज्ञान प्रकार के प्रश्न यानी रिकॉग्निशन टाइप आइटम्स। इस प्रकार के अनेक संभावित उत्तर दिए जाते हैं और विद्यार्थी को उनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होती है, अर्थात विद्यार्थी को अपने तर्क एवं बोध की सहायता से सही उत्तर का चयन करना होता है, इसलिए उन्हें प्रत्यभिज्ञान प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों को चयन प्रश्न भी कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। ए, सत्य असत्य प्रश्न यानी ट्रू फॉल्स टाइप आइटम्स। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ कथन दे दिए जाते हैं, परीक्षार्थी को इन कथनों के आगे सही और गलत में चिन्ह लगाना होता है। कभी कभी सही के लिए टी तथा गलत के लिए एफ का प्रयोग करते हैं, जैसे कोशिका प्राणी के शरीर की इकाई है, सत्य या असत्य। इसको मिलान करने के लिए है। बी, मिलान प्रकार के प्रश्न यानी मैचिंग टाइप आइटम्स। इस प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न को 2 स्तंभों में लिखा जाता है। प्रश्न के एक भाग का संबंध दूसरे स्तंभ में लिखे भाग से होता है। दोनों स्तंभों में प्रश्न के अंश का क्रम एक नहीं होता है। विद्यार्थी को एक स्तंभ में लिखे प्रश्न के वाक्यांश के लिए दूसरे स्तंभ में से शेष वाक्यांश ढूंढना होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस आइटम्स। इसमें प्रश्न को एक कथन के रूप में दे दिया जाता है, जिसके साथ उसके कई उत्तर लिख दिए जाते हैं। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही होता है, अन्य इससे मिलते जुलते होते हैं, परंतु ये सही नहीं होते हैं। छात्र को अपने ज्ञान के आधार पर सही उत्तर छांटना होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस आइटम में जैसे एक स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, जैसे न्यूटन, आर्किमिडीज, डार्विन, खुराना, दूसरे स्तंभ में तैरना, गुरुत्वाकर्षण, डीएनए विकास। इस प्रकार से मिलान करना होता है। जैसे न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण, आर्किमिडीज तैरने वाला है, डार्विन का विकास का सिद्धांत, खुराना का डीएनए। इस प्रकार से मिलान करना है। डी प्रकार का है वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न यानी क्लासिफिकेशन टाइप आइटम्स। इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थी के सम्मुख कई शब्दों का समूह प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें से एक को छोड़कर सभी प्रश्न आपस में मिलते जुलते होते हैं, या वे किसी एक क्रिया से संबंधित होते हैं, या पूरे समूह में एक शब्द असंगत होता है। उस असंगत शब्द को ही विद्यार्थी को ढूंढना होता है। यह कार्य विद्यार्थी अपने ज्ञान एवं अबोध की सहायता से करता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित शब्द समूहों में से असंगत शब्द को अलग करना, जैसे हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, चेन्नई। इसमें असंगत को अलग करना है, जैसे तुलसी, जयसी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र। दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधनात्मक प्रश्न का तात्पर्य ऐसे लिखित उत्तर से है जो 1 या 2 पृष्ठों में हो। निबंध प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य यह है कि बालकों का भाषाओं में लिखने का परीक्षण किया जाए। इसे निबंध परीक्षा कहा जाता है। इनके द्वारा विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण किया जाता है, जो इस प्रकार है। एकत्रित की गई सूचना का प्रयोग करके उसके प्रमाण का जायजा लेना, अर्जित ज्ञान से मिलते जुलते तथ्य का चयन करना, समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करना और उनके आपस का संबंध निर्धारित करना, अनुमान के आधार पर सूचनाओं को व्यवस्थित करना, उनका विश्लेषण करना, तथ्यों की व्याख्या करना और उन अन्य प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना, अपने विचारों को तथ्यों आंकड़ों के आधार पर बनाए रखना। निबंधनात्मक प्रकार के प्रश्नों का आरंभ प्रायः परिभाषा, व्याख्या तथा तुलनात्मक विश्लेषण से होता है। निबंध प्रकार के प्रश्न अच्छे होते हैं जब उनका समूह छोटा व समय सीमा के अंतर्गत परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। यह लिखित अभिव्यक्ति के लिए भी उचित है। उदाहरण के लिए, जब प्रदूषण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए कारण या प्रभाव वाले प्रश्न। चाणक्य की नीति क्या थी? अब हम जानेंगे संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। तीसरा है संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों के लिए बिल्कुल सही उत्तर की आवश्यकता होती है। इनके कुछ विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं।
ऐसे प्रश्न में अपेक्षित उत्तर के बारे में दिशा निर्देश समावेशित करते हैं। प्राय ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में 1 से 5 मिनट का समय लगता है। इन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें है ए, भरना और पूर्ति करना। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्र को किसी अपूर्ण कथन को सही से पूरा करने के लिए 1 या 2 शब्द जोड़ने होते हैं। जहाँ कोई लुप्त शब्द पूर्ति किए जाने वाले कथन में ही छुपे होते हैं, उन्हें सामान्यतया निवेश प्रकार का कथन कहा जाता है। इनका प्रयोग अपूर्ण मानचित्रों, सूत्र गणना, रेखाचित्रों और इसी तरह के कार्यों पर आधारित अत्यंत उपयोगी प्रश्न तैयार करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस प्रकार से यहाँ भरा जाएगा, रिक्त स्थान को भरा जाएगा। बी है विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर। विस्तृत उत्तर वाले वे प्रश्न होते हैं जिनमें बालकों द्वारा संक्षिप्त विवरण लिखना, परिभाषा या सूत्र वाक्य का अनुवाद करना, गणना करना इत्यादि लिखने के कार्य शामिल रहते हैं। संभवतः स्कूलों में प्रयोग में लाए जाने वाले प्रश्नों की यह सबसे सामान्य प्रकार है और परीक्षा बोर्डों द्वारा भी इसका प्राय प्रयोग किया जाता है। भ्रामक रूप से इनको सेट करना सरल है और गति व मिलान की दृष्टि से सम्यक यानी डाटा कार्य सामान्यतः कठिन है। उदाहरण, जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या करें। अब है उपलब्धि का मूल्यांकन। अब हम जानेंगे उपलब्धि का मूल्यांकन। उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, किंतु ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग इस कार्य हेतु बेहतर होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों की उपलब्धियों की रिपोर्ट तैयार करते समय समग्र ज्ञान में अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग के 5 बिंदुओं का प्रयोग किया जा सकता है। इन ग्रेड में अंकों का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए। ए प्लस में सर्वोत्कृष्ट 90 प्लस से 100 प्लस। ए में उत्कृष्ट यानी 75% से 89%। बी में बहुत अच्छा, इसमें आता है 56% से 74%। सी में अच्छा, इसमें 35 से 55%। डी में औसत 35% से कम। इस प्रकार से ग्रेडिंग होगा। बालक का ग्रेड उपलब्धि कार्ड में दर्शाया जाना चाहिए, जो प्रतिशतता की उपरोक्त श्रेणी में व्यवहार के सूचक के अनुसार प्रतिशतता पर आधारित हो। बालक की उपलब्धि का मूल्यांकन सतत रूप से होते रहना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत निदान, उपचार, प्रोत्साहन और सराहना करके विद्यार्थी की उपलब्धियों में सुधार लाने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके लिए प्रधानाचार्य, अध्यापक और माता पिता को अभिमुखी और ठोस प्रयास करने होंगे ताकि बालक के अभिव्यक्ति का चहुमुखी विकास हो सके। संलग्न रेटिंग मान से विभिन्न ग्रेडों के रूप में विद्यार्थियों को उचित रूप से रखने में अध्यापक को मदद मिलती है। निर्देशन यानी गाइडेंस। निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीवन लक्ष्यों को विकसित करने में, समायोजन करने में तथा अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की राह में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में दी जाती है। निर्देशन के प्रकार। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से निर्देशन को 3 भागों में बांटा है। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन यानी पर्सनल गाइडेंस। व्यक्तिगत निर्देशन वैसे निर्देशन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को व्यक्तिगत समस्याएं जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समायोजन यानी इमोशनल एडजस्टमेंट संबंधी समस्याएं, सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं, चरित्र निर्माण संबंधी समस्याएं, विश्राम एवं समय के उपयोग संबंधी समस्याओं के समाधान करने में मदद मिलती है।
यहाँ निर्देशन देने वाला व्यक्ति विशेष सुझाव देकर एक ऐसा माहौल व्यक्ति के सामने उपस्थित करता है जहाँ उसे इन व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान करने में विशेष मदद मिल जाती है। दूसरा है शैक्षिक निर्देशन यानी एजुकेशनल गाइडेंस। स्कूल या कॉलेज में विभिन्न विषयों की शिक्षा के संबंध में छात्रों को जो निर्देशन दिया जाता है उसे ही शैक्षिक निर्देशन की संज्ञा दी जाती है। इसमें शिक्षक विशेष निर्देशन यानी इंस्ट्रक्शन, परीक्षण यानी टेस्टिंग एवं परामर्श के सहारे छात्रों को शैक्षिक कार्य करने में मदद करते हैं। तीसरा है व्यावसायिक निर्देशन यानी वोकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक निर्देशन वह है जहां व्यक्ति को किसी खास या उपयुक्त व्यवसाय के चयन में मदद की जाती है। इसमें कई तरह के परीक्षण जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यावसायिक परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य यानी एम्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस पाठ्यक्रम के चयन में मदद करना, छात्रों को अपनी अंतःशक्तियों को समझने में मदद करना, छात्रों में अध्ययन संबंधी अच्छी आदतों में विकास में मदद करना, अंतःशक्तियों को उचित ढंग से विकसित करने के ख्याल से आत्मनिर्देशित प्रयास करने में छात्रों की मदद करना, व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में मदद करना, सामाजिक कल्याण में सहायता करना, स्वस्थ समायोजन करने में मदद करना, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने में मदद करना। इसके आगे है शैक्षिक निर्देशन की प्रविधियाँ यानी टेक्निक ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन की कई प्रविधियाँ हैं जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत निर्देशन की प्रविधि यानी टेक्निक ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस। व्यक्तिगत निर्देशन की प्रविधि एक ऐसी प्रविधि है जिसमें निर्देशक छात्रों से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क स्थापित करता है तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके परामर्श देता है। इस प्रविधि में प्रमुख है साक्षात्कार इंटरव्यू, बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट, प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर, जीवनी आंकड़ों का रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड ऑफ बायोडाटा। बी सामूहिक निर्देशन की प्रविधियाँ यानी टेक्निक ऑफ ग्रुप गाइडेंस। सामूहिक निर्देशन की प्रविधि से तात्पर्य वैश्विक क्रियाओं से होता है जिनके सहारे शैक्षिक निर्देशन देने वाला व्यक्ति समान समस्याओं वाले छात्रों का एक छोटा समूह तैयार कर लेता है और उनको यथासंभव एक साथ परामर्श देकर उन्हें रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। इन प्रविधि में प्रमुख है साक्षात्कार इंटरव्यू, सामान्य अनुकूलन वार्ता इन जनरल ओरिएंटेशन टॉक, मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट, प्रश्नावली क्वेश्चनर, अनुवर्ती क्रियाएं फॉलो अप एक्शंस। अब है व्यावसायिक निर्देशन की प्रविधियाँ यानी टेक्निक्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट, प्रश्नावली क्वेश्चनर, साक्षात्कार इंटरव्यू, सामान्य अनुकूलन वार्ता जनरल ओरिएंटेशन टॉक्स, जीवनी आंकड़ों का संग्रहण। अब हम जानेंगे परामर्शन यानी काउंसलिंग। परामर्शन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें अनेक उपागमों यानी अप्रोच एवं प्रविधियों का उपयोग करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा उसके समस्याओं का समाधान करके उसके जीवन को उद्देश्यपूर्ण एवं संतोषप्रदायी बनाने का यथासंभव प्रयास किया जाता है। पेरेज के अनुसार परामर्शन एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है जो परामर्शी उसे मदद की आवश्यकता होती है तथा परामर्शदाता जो प्रशिक्षित होता है एवं वह मदद करने के लिए प्रशिक्षित भी होता है को एक साथ मिलाता है। परामर्शन परामर्शी यानी क्लाइंट तथा परामर्शदाता के बीच एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होता है। परामर्शन एक सतत प्रक्रिया होता है जिसमें कई अनुक्रमिक गतिविधियां सम्मिलित होती है। परामर्शन की प्रक्रिया में परामर्शदाता अपने प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अनुभव के आधार पर परामर्शी को सहायता प्रदान करता है।
परामर्शन परामर्शी के लिए एक अधिगम की परिस्थिति उत्पन्न करता है जिनके द्वारा व्यक्ति के संज्ञान यानी कॉग्निशन, अनुभूति, अनुक्रिया एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में ऐच्छिक परिवर्तन उत्पन्न करने में मदद की जाती है। परामर्शन जिसका स्वरूप विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल, विरोधात्मक यानी प्रिवेंटिव, उपचारात्मक यानी थेरेप्यूटिक होता है, परामर्शी के हित के दिशा में हमेशा उन्मुख होता है। परामर्शदाता परामर्शी संबंध आकस्मिक तथा व्यवसाय समान न होकर एक उत्तम बोध, अनुक्रियाशीलता तथा हार्दिकता पर आधारित होता है। अब हम जानेंगे परामर्शी के नवीनतम ट्रेड यानी रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श का संबंध जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी समस्याओं से होता है। इसके अनेक प्रयोजन भी होते हैं। इन्हीं प्रयोजनों, क्षेत्रों एवं लक्ष्यों की विभिन्नता के आधार पर परामर्श के कई नवीन ट्रेड विकसित हुए हैं जो इस प्रकार है। पहला है जेरोंटोलॉजिकल काउंसलिंग। जेरोंटोलॉजिकल काउंसलिंग यह उन वृद्ध व्यक्तियों के पेशागत एवं व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित होता है जिसमें सेवानिवृत्ति की समस्या यानी रिटायरमेंट प्रॉब्लम्स, बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकृति पाए जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में इच्छा होती है कि परिवार के सदस्य उन्हें पहले जैसा मान सम्मान करें, लेकिन अत्याधुनिक जीवनशैली जी रहे अनेक परिजनों से प्रायः ऐसा संभव नहीं हो पाता है और वृद्ध व्यक्ति अपने घर में बोझिल एवं उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। दूसरा है वैवाहिक परामर्श यानी मैरिज काउंसलिंग। वैवाहिक परामर्श के अंतर्गत नवयुवक एवं नवयुवतियों को उपयुक्त जीवन साथी के चयन के लिए सुझाव दिया जाता है। इसके अंतर्गत चिकित्सीय, आनुवंशिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक, कानूनी तथा घरेलू अर्थशास्त्र के मुद्दे शामिल हैं। इसके जरिए पारिवारिक बजट बनाने से लेकर किसी आनुवंशिक रोग के संचरण, वैवाहिक जोड़े के चयन से लेकर पारिवारिक जीवन के अंतर्वैयक्तिक द्वंद्व को सुलझाया जाता है। सी है पारिवारिक समस्या यानी फैमिली काउंसलिंग। इसके अंतर्गत पारिवारिक अत्याचार से पीड़ित नवविवाहिता एवं उसके पति को अपने परिवार में सौहार्दपूर्ण समायोजन की सलाह दी जाती है। चौथा है आनुवांशिक परामर्श यानी जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक सलाह जीन चिकित्सीय परामर्श देने की एक नवीन तकनीक है जिसमें जेनेटिक सलाहकार उन युगलों को गर्भपात कराने की सलाह देते हैं जिन्हें यह शंका होती है कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा आनुवंशिक रोग युक्त पैदा हो सकता है। पांचवा है पुनर्वास परामर्श यानी रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग। इस काउंसलिंग के अंतर्गत परामर्शी प्रार्थी यानी काउंसली को पुनर्वास संबंधी परामर्श दी जाती है। छठा है कैरियर परामर्श यानी कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग की मनोवैज्ञानिक विधि है जिसके तहत काउंसलर कैरियर संबंधी समस्याग्रस्त व्यक्ति के समय की भावना को जगाकर उसको इस लायक बना देता है ताकि अपने समस्या का समाधान वह खुद करे। कैरियर काउंसलिंग लक्ष्य निर्धारण, विषय के चयन में रुचियों के मुताबिक कैरियर चयन में अपनी खूबियों एवं खामियों को जानने में मददगार साबित होता है। फिर है समायोजन यानी एडजस्टमेंट। बोरिंग और उनके साथियों के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। बालकों में समायोजन प्रक्रिया जन्म के कुछ समय बाद ही बालक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना आरंभ कर देता है। बालक एक क्रियाशील प्राणी है जिसकी कुछ शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं होती है। ये आवश्यकताएं बालक को क्रियाशील बनाती है और यह उसके व्यवहार का कारण होती है। अब हम पढ़ेंगे समायोजन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट।
इसमें पहला है रचनात्मक समायोजन यानी कंस्ट्रक्टिव एडजस्टमेंट। जब व्यक्ति किसी सफलता को प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करता है तब वह कुछ रचनात्मक कार्य करके सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। उदाहरण, यदि छात्र परीक्षा में पास होने में वह कठिनाई का अनुभव कर रहा है और उसका समायोजन गड़बड़ हो रहा है तो वह रचनात्मक कार्यों में पढ़ाई अधिक करेगा, अध्यापकों और पुस्तकों की सहायता अधिक लेगा और इस प्रकार अधिक रचनात्मक कार्य से परीक्षा में पास होकर सफलता प्राप्त करेगा और इस प्रकार अपना समायोजन सामान्य रखेगा। दूसरा है स्थानापन्न समायोजन यानी सब्स्टिट्यूट एडजस्टमेंट। स्थानापन्न समायोजन सब्स्टिट्यूट एडजस्टमेंट जब बालक के सामने कठिनाई उपस्थित होती है और कठिनाई पर विजय प्राप्त करने में रचनात्मक कार्य नहीं कर पाता है तब वह कठिनाई पर विजय प्राप्त करने के लिए स्थानापन्न प्रतिक्रिया करके समायोजन करता है। उदाहरण, यदि एक बालक पढ़ाई न करने के कारण परीक्षा में कमजोर चल रहा है तो वह अपनी कमजोरी स्वीकार न करके दूसरों पर प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे वह कह सकता है, अध्यापक रोज रोज छुट्टी पर रहते हैं, अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, इस विषय पर पुस्तकें अच्छी नहीं हैं आदि। तीसरा प्रकार का है मानसिक मनोरचनाएं यानी मेंटल मैकेनिज्म। व्यक्ति अनेक मानसिक अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की अनेक समस्याओं के साथ सामंजस्य और अनुकूलन करता है। वह जिन मानसिक अवस्थाओं में समायोजन करता है उनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार से हैं: प्रतिबल, दबाव, चिंता, अंतर्द्वंद और कुंठा। अब हम पढ़ेंगे परीक्षोपयोगी तथ्य। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न शिक्षक और छात्र दोनों के बीच संवाद की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरी कक्षा को क्रियाशील बनाया जा सकता है तथा चिंतन की प्रक्रिया और दिशा शुरू की जा सकती है। प्रश्न मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधनात्मक प्रश्न एवं संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य बच्चों को समझना, बच्चों में कमी के कारणों का पता लगाना तथा बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। परियोजना अवलोकन तथा खुले अंत वाले प्रश्न के माध्यम से बालकों का रचनात्मक आकलन किया जाता है। खुले विकल्प वाले प्रश्नों को वरीयता देने से बच्चे अपने विचारों तथा दृष्टिकोण को अभिव्यक्त कर पाते हैं। इस प्रकार से यह लुसेंट का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मैंने कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।